हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के यहाँ पे 50 VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पे तीसरा पार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, इस पार्ट में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट है VBI शॉर्ट टाइप प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये 50 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना दोस्तों, शॉर्ट टाइप प्रश्न में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि 2011 से 2022 तक पूछे गए जो प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि 10 मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में 110% बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो ना दोस्तों यहाँ पे हम गेस्ट प्रश्न दे रहे हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्लास में सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको याद होने वाला है चुटकियों में। ठीक है, और दोस्तों ये MVBI लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पे तीसरा पार्ट को देखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 4 से 5 पार्ट मतलब 4 से 5 पार्ट आएंगे, जिसमें सभी क्वेश्चंस यहाँ पे 50 VBI शॉर्ट टाइप प्रश्न को हम लोग कवर कर लेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा, देखिएगा, नाभिकीय विखंडन लिख के डेस मार देना है। काफी सिंपल यहाँ पे इसका डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, नाभिक के विखंडन में क्या होता है कि जब एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में टूटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन से तात्पर्य होता है कि एक बड़ा नाभिक टूट करके 2 या 2 से छोटे हल्के नाभिक में टूटता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूरेनियम देख लीजिए, प्लेटिनियम देख लीजिए, उसके बाद थोरियम देख लीजिए, ये तीनों क्या है दोस्तों, एक भारी नाभिक है। ठीक है, ये 2 या 2 से हल्के नाभिक में टूटता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं ना। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू के माध्यम से भी देख सकते हैं। थोरियम हो गया, ये जो है ना दोस्तों, ये क्या होता है कि न्यूट्रॉन के साथ जब बम विस्फोट होता है तो ये जो है ना 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक में टूट जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक में टूट रहा है आइसोटोप ना। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, नाभिक के विखंडन के उदाहरण होते हैं। तो नाभिक के विखंडन का मतलब सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि जब 2 बड़ा नाभिक मतलब जब एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में विखंडित होता है यानी कि टूटता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक के विखंडन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इस तरह के प्रश्न जो ना दोस्तों पूछे जाते हैं ना, तो आप इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। ठीक है, काफी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और इनके साथ साथ ये भी बताना है कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, इसका उत्तर में कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब श्वेत लाइट किसी प्रिज्म से गुजरता है तो गुजरने के पश्चात वो क्या होती है दोस्तों, 7 रंग में बट जाती है, विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है, यानी कि आपका ग्लास है, ग्लास प्रिज्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिज्म से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे श्वेत प्रकाश को गुजार रहे हैं ना। तो वर्ण विक्षेपण के बाद पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम कहते हैं ना।
अब यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि अगर इन रंगों को किसी पर्दे पर उतारा जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है ना, तो वही क्या होता है दोस्तों, स्पेक्ट्रम होता है। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये 7 रंग में बंट जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आप व्हाइट प्रकाश को क्या कीजिएगा, प्रिज्म से गुजारिएगा तो ये 7 रंग में बंट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं ना। और पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णपट भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों जो श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारने के बाद पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है ना, जिनमें से जो सबसे नीचे कलर होता है, यानी कि जिसका झुकाव सबसे अधिक होता है, कौन सा रंग होता है दोस्तों, वायलेट रंग होता है। यानी कि बैंगनी कलर का विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों ये जो लाल रंग होता है ना, इसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते हैं ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर में कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। क्या होता है, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण लाल रंग जो होते हैं ना दोस्तों, इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। जब तरंगदैर्ध्य अधिक होगा तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा और लाल रंग कम फैलता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि लाल रंग जो है ना दोस्तों, बिना छितराए अधिकतम दूरी तय करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब यह रंग कम फैलता है तो मतलब कहे या धुएं में स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। अगर कुआसा वगैरह हो या फिर धुआं हो तो उसमें लाल रंग क्या होता है दोस्तों, स्पष्ट रूप से दिखाई देते। तो देख सकते हैं ये बिना छितराए भी अधिकतम दूरी तय करती है। इसीलिए रेलवे का जो सिग्नल होता है ना, किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं ना। और दोस्तों ये लाल रंग क्या होते हैं, बहुत कम फैलते हैं। जब ये कम फैलेगा ना तो ये कुहे मतलब कुआसा वगैरह और धुआं में क्या होते हैं दोस्तों, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए जो रेलवे का जो सिग्नल होते हैं ना, लाल रंग का होता है, ठीक है। और दोस्तों खतरे का सिग्नल भी मतलब खतरे का संकेत क्या होता है दोस्तों, लाल रंग का क्यों होता है, तो इसी के कारण होता है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ धोबिया सोडा लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों, बेकिंग सोडा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, धोबिया सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा इसको हम लोग कहेंगे। और दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा धोबिया सोडा का क्या है कि धोबिया सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट होता है। और दोस्तों बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। NaHCO3 जिसको हम लोग कहते हैं। और दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा धोबिया सोडा में इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। धोबिया सोडा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कपड़े धोने में किया जाता है। और दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा बेकिंग सोडा में कि इनका उपयोग खाद्य सामग्री बनाने में किया जाता है, ठीक है। हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे करेंगे, खाद्य सामग्री बनाने में करेंगे ना। और तीसरा पॉइंट में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखना पड़ेगा बेकिंग सोडा का, इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे दोस्तों, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो आप जो है ना इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके गुण और उपयोग को लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे
विरंजक चूर्ण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यदि शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होगा दोस्तों? शुष्क बुझे हुए चूने को हम लोग क्या करेंगे? क्लोरीन गैस प्रभावित करेंगे, इससे रिएक्ट कराएंगे तो किसका निर्माण होगा? विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे इसका गुण को देखिएगा, विरंजक चूर्ण का गुण को यहाँ पे हमको लिख लेना है। तो पहला गुण ये है दोस्तों, विरंजक चूर्ण जो होते हैं ना, पीले रंग का चूर्ण होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का चूर्ण होता है। इसमें क्लोरीन की तीखा गंध होती है। इसकी गंध कैसा होता है दोस्तों? तीखा गंध होता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा गुण लिखना पड़ेगा, यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में क्या होता है दोस्तों? विरंजक चूर्ण इजीली घुल जाती है, लेकिन पूरी तरह से जल में नहीं घुलता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण जल में तो घुलनशील होता है, लेकिन ये पूरी तरह से जल में नहीं घुलता है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट में लिखना पड़ेगा दोस्तों, ये वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस को खो देता है। ठीक है, ये वायु में क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस को क्या कर देता है? खो देता है ना। और दोस्तों यहाँ पे इसका उपयोग भी लिखा गया है, विरंजक चूर्ण का उपयोग आखिर हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो सबसे पहला उपयोग है दोस्तों, देखिएगा कि कागज तथा कपड़े उद्योग में विरंजक के रूप में। ठीक है, तो कागज और कपड़े उद्योग जो भी फैक्ट्री वगैरह होते हैं, बड़े बड़े कल कारखाना होते हैं कागज का और कपड़ा का, तो इसमें हम लोग विरंजक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पेयजल के रोगाणु को नष्ट करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि यह क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसका गुण भी तीनों काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और विरंजक चूर्ण क्या होता है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, इससे अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा? विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओम का नियम को लिखे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे हम लोग ओम का नियम को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा कि स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि चालक का ताप क्या होगा दोस्तों? कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, नियतांक रहेगा। और उससे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करते हैं और सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है दोस्तों? समानुपाती होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आई जो होते हैं किसके प्रोपोर्शनल टू होते हैं? भी के प्रोपोर्शनल टू होते हैं, यानी कि आई समानुपाती भी होते हैं। यानी कि स्थिर तापक्रम पर किसी चालक से प्रवाहित धारा जो होते हैं ना उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात आई समानुपाती भी होते हैं। और दोस्तों जैसे यहाँ पे समानुपाती हटता है ना तो इसके बदले में क्या आता है? आई आर आता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी बराबर आई आर। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा, जहां भी क्या होगा दोस्तों? चालक तार का विभवांतर हो जाएगा और आई आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत धारा, और आर आपका क्या होगा दोस्तों? चालक तार का प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो यह नियम किसने दिया था दोस्तों? जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ने कब दिया था? 1827 ईस्वी में दिया था ओम का नियम। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि धोबिया सोडा का अणुसूत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जो धोबिया सोडा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र यानी कि अणुसूत्र लिखना है और इसके दो उपयोग भी लिख देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे धोबिया सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2 होता है। जो धोने का सोडा होता है ना उसमें कितने अणु जल होते हैं? 10 अणु जल होते हैं। Na2CO3 10H2 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होते हैं दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या होते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और दोस्तों इसे अमोनिया सोडा विधि या फिर सोल्वी विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि धोबिया सोडा का अणुसूत्र क्या होते हैं? Na2CO3 होते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होते हैं? सोडियम कार्बोनेट होते हैं। और दोस्तों इसको हम लोग कौन सा विधि के द्वारा तैयार कर सकते हैं? तो अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि के द्वारा इसको हम लोग तैयार कर सकते हैं। और इसका उपयोग कहाँ क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे उपयोग को लिख के डेस मार देना है। तो सबसे पहला उपयोग को देखिएगा, कांच, कागज और साबुन आदि के उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, कांच, कागज, साबुन, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, धोबिया सोडा का। और दोस्तों जल के अस्थायी खारापन को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो जल खारापन होता है ना,
नमकीला को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, धोबिया सोडा का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट लिखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, आपसे एक भी नंबर वगैरह नहीं काट सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो फटाफट से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुणों को लिखे ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में लिख देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण है, ठीक है। यानी कि चुंबकीय जो क्षेत्र रेखा होते हैं उसके क्या खूबी होता है, क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो उसी को आपको लिख देना है। तो सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। और दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखना पड़ेगा कि ये रेखाएं कैसा होती है दोस्तों, एक बंद वक्र होती है, ठीक है। यानी कि कर्व टाइप का होता है, बंद होता है ना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि चुंबकीय ध्रुव के पास ये अधिक सटे होते हैं। चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, जो पोल होते हैं ना, उसके पास क्या होते हैं दोस्तों, अधिक से अधिक सटे होते हैं। और यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखना पड़ेगा कि एक ही दिशा में गमन करते हुए ये एक दूसरे को विकर्षित करते हैं ना। चलिए, और यहाँ पे पांचवा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि चुंबक के बाहर यह उत्तर ध्रुव से चलकर दक्षिण ध्रुव में आती है, ठीक है। चुंबक के बाहर ये क्या होते हैं दोस्तों, उत्तर ध्रुव से चल करके दक्षिण ध्रुव में आती है। और दोस्तों चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे अगर 2 मार्क्स के आते हैं तो यहाँ पे 3 को पॉइंट लिख देना, या फिर 2 ही पॉइंट से यहाँ पे काम चल जाएगा। अगर यहाँ पे 5 मार्क्स के आएंगे तो यहाँ पे 5 को पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रतिरोध और विभवांतर के एसआई मात्रक को लिखना है, ठीक है। तो काफी सिंपल प्रश्न है। तो हम आपको जो ना वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं और विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होते हैं। काफी सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर में लिखना पड़ेगा कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, ओम होते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ओम को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, ओमेगा के द्वारा दिखाते हैं ना। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभवांतर का मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, वोल्ट। तो ये आप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते इस तरह के प्रश्न ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप जो है इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत लेम के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जो विद्युत बल्ब होते हैं, विद्युत लेम होते हैं, उसका जो फिलामेंट होते हैं ना, उसका जो तंतु का जो निर्माण होता है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हैं। अन्य एलिमेंट का भी तो उपयोग कर सकते हैं, अन्य मेटल का भी तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हुए आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में लिख देते हैं कि विद्युत लेम के तंतुओं का निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन से निर्मित फिलामेंट का गलनांक बहुत उच्च होता है, वो जल्दी गलता नहीं है। लगभग कह सकते हैं कि 3380 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है दोस्तों, वो गल सकता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तभी गलेगा, ऐसे ये संभव नहीं है कि वो तुरंत ही गल जाएगा, जिससे ये पिघलता नहीं है, ठीक है। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, आपको पता होना चाहिए। अक्रिय गैस या फिर निष्क्रिय गैस को भरा जाता है, ठीक है, क्योंकि फिलामेंट का ऑक्सीकरण ना हो सके, ठीक है, यानी कि वो वायु से रिएक्ट ना कर सके, इसीलिए हम लोग उसके अंदर कौन सा गैस भरते हैं, निष्क्रिय गैस या फिर आपका अक्रिय गैस भी कर सकते हैं, जैसे कि आर्गन हो गया, उसको हम लोग भरते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि साथ ही टंगस्टन का उच्च ताप पर वाष्पन भी नहीं होता है। और टंगस्टन का यहाँ पे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर में भी क्या होता है दोस्तों, वेपर भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 100% पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप जो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप उसको बढ़िया तरह से याद कर लीजिए, या फिर उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं ना। और यहाँ पे डेली वेबसाइट पर और डेली जो है ना वेबसाइट पर टेस्ट चलती है। तो जो भी विद्यार्थी वेबसाइट में जाके टेस्ट को नहीं देते तो आप प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वेबसाइट में भी जाके टेस्ट वगैरह देते रहिए, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लास धमाकेदार होती रहती है। और यहाँ पे टेस्ट और यहाँ पे डिवीज़न में मतलब रिवीजन में डिवीज़न मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम एक है ऑनलाइन टेस्ट। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी देते रहिए
ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट कैसे दीजिएगा, तो जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना है www.measuretargets.com, ठीक है। तो जैसे आप सर्च कीजिएगा ना तो मैट्रिक एग्जाम 2023 उसमें आपको क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे जा करके जिस दिन का जो टेस्ट रहेगा उसमें क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। या फिर जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और दोस्तों फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो फटाफट से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं यहाँ पे रात्रि 9 बजे के क्लास में, जो कि काफ़ी धमाकेदार क्लास होगी दोस्तों। जब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।